छात्रों नमस्कार, आप सभी का द्विवेदी सर यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की कक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं रचना के आधार पर वाक्य विचार। चलिए छात्रों, बिना देरी के प्रारंभ करते हैं आज की क्लास। छात्रों, आज मैं आपको वाक्य विचार और उसके अंतर्गत पूछे जाने वाले वाक्य भेद उन पर चर्चा करूंगा। आज चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले वाक्य विचार किसे कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, तो एक वाक्य है क्योंकि इसका पूर्ण अर्थ निकलता है, इसलिए आपका ये वाक्य की एक साधारण व सामान्य सी परिभाषा। अब समझते हैं वाक्य के अंग जिससे वाक्य का निर्माण होता है। तो वाक्य के दो अंग होते हैं, एक होता है आपका उद्देश्य और एक होता है आपका विधेय। ठीक है, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य किसे कहते हैं? वाक्य में जिसके बारे में बात की जा रही है, अर्थात वाक्य का जो कर्ता धर्ता होता है, जो कार्य करता है, वह आपका उद्देश्य कहलाता है। तो देखते हैं आप इस वाक्य में राम पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ पर राम आपका उद्देश्य हो जाएगा। और विधेय किसे कहते हैं? राम के बारे में जो बताया जाए वह विधेय कहलाता है, पुस्तक पढ़ता है। छात्रों, मैंने एक वीडियो बनाई है उद्देश्य विधेय पर, तो आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसकी लिंक दे दी है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस लिंक के माध्यम से अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, वाक्य की परिभाषा और वाक्य के अंग, इनका विस्तार सहित मैंने उसमें वर्णन किया है। तो आप एक बार उस वीडियो को ज़रूर देख लेना, तो आपको उद्देश्य और विधेय आसानी से समझ में आ जाएगा। फिलहाल आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम चर्चा करते हैं वाक्य के भेद, अर्थ के आधार पर, और दूसरा है रचना के आधार पर। तो प्रश्न पूछ लिया जाता है कभी कि वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो वाक्य के दो भेद होते हैं आपके, एक अर्थ के आधार पर होता है आपका और एक होता है आपका रचना के आधार पर। मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि अर्थ के आधार पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना ली है, जिसे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी है। आप चाहें तो उस लिंक पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं और अर्थ के आधार पर वाक्य को समझ सकते हैं। चलिए, तो आज का हमारा प्रमुख विषय है रचना के आधार पर वाक्य भेद। चलिए पढ़ते हैं रचना के आधार पर वाक्य भेद। ठीक है, तो रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं। रचना या बनावट के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? वाक्य के तीन भेद होते हैं, जिसमें से आपका है सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ये तीन प्रकार के भेद होते हैं। चलिए एक एक करके समझ लेते हैं कि सरल वाक्य किसे कहते हैं। ऐसे वाक्य ऐसे वाक्य जिसमें केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। उस वाक्य को विशेष रूप से सरल वाक्य कहा जाता है। ठीक है, तो सरल वाक्य को साधारण वाक्य भी कहते हैं, ध्यान रख लेना आप लोग। उदाहरण के द्वारा समझते हैं, जैसे मोहन आगरा जाएगा। ठीक है, तो मोहन आगरा जाएगा, तो इसमें देखेंगे एक उद्देश्य और एक विधेय है। मोहन उद्देश्य हो गया और आगरा जाएगा, ये आपका विधेय हो गया। ठीक है, मैं बाज़ार जाऊंगा, तो मैं आपका उद्देश्य हो गया। ठीक, और बाज़ार जाऊंगा ये आपका विधेय हो गया। तो यहाँ पर इस सरल वाक्य का एक उदाहरण हो गया है। उद्देश्य और विधेय का विस्तार भी किया जा सकता है, इस बात का आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, चलिए दूसरा वाक्य हमारा है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य को समझते हैं। संयुक्त वाक्य से कहते हैं जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य किसी संयोजक द्वारा जुड़े होते हैं। यानी कि दो स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं जो किसी संयोजक अव्यय के द्वारा जोड़े जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य के उपवाक्य एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते। इस बात का भी ध्यान रखना कि संयुक्त वाक्य के जो उपवाक्य होते हैं वे एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते हैं। सभी उपवाक्य कैसे होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। ठीक है ना, और ये स्वतंत्र उपवाक्य सरल वाक्यों की तरह प्रयोग में लाए जाते हैं, अर्थात प्रयोग हो सकते हैं। तो ये आपकी थी संयुक्त वाक्य की परिभाषा। ठीक है, तो एक बार फिर समझ लेते हैं। संयुक्त वाक्य दो स्वतंत्र उपवाक्य, ठीक है, किसी संयोजक द्वारा जुड़े होते हैं, उन्हें हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। ये परिभाषा समझ में आ गई होगी। चलिए उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे कि यहाँ दिया गया है सत्य बोलो पर कटु सत्य ना बोलो। तो देखेंगे आप, एक तो पहला आपका ये हो जाता है, एक उपवाक्य हो गया सत्य बोलो, दूसरा स्वतंत्र उपवाक्य हो गया कटु सत्य ना बोलो। इन दोनों उपवाक्यों को जोड़ने के लिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे और अव्यय का प्रयोग किया गया है।
ठीक है। तो यहाँ पर किसका प्रयोग किया गया है? पर का। चलिए दूसरा देख लेते हैं उदाहरण, ठीक है। दूसरा उदाहरण है मैं बाज़ार जाऊँगा और कपड़े खरीदूँगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं मैं बाज़ार जाऊँगा, ठीक है, एक स्वतंत्र उपवाक्य हो गया। दूसरा कपड़े खरीदूँगा, ये दूसरा ही हो गया। दोनों को जोड़ने के लिए और संयोजक अव्यय का यहाँ प्रयोग किया गया है। तो उपरोक्त तो दोनों वाक्यों में आपने देखा कि दोनों उपवाक्यों को जोड़ने के लिए पर, और दूसरे वाक्य में दोनों स्वतंत्र उपवाक्यों को जोड़ने के लिए और अव्यय का यहाँ पर प्रयोग किया गया है, और ये दोनों उपवाक्य और अव्यय से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ समझ लेते हैं कि संयुक्त वाक्य अर्थ की दृष्टि से 4 प्रकार के होते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका योजक संयुक्त वाक्य, फिर है नियोजक संयुक्त वाक्य, फिर है विरोधक संयुक्त वाक्य, और चौथा है परिणामवाची संयुक्त वाक्य। एक एक करके इन संयुक्त वाक्य अर्थ की दृष्टि से इनको हम समझेंगे कि योजक संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं। जब संयुक्त वाक्यों में जोड़े जाने का भाव हो तो उसे योजक संयुक्त वाक्य कहते हैं। यानी दो उपवाक्यों जोड़े जाने का जब भाव का पता चलता है वहाँ पर आपका हो जाता है योजक संयुक्त वाक्य, ठीक है। इन वाक्यों को स्पष्ट करने के लिए अनेक योजक अव्यय लगाए जाते हैं, जैसे और, तथा, व, बल्कि, एवं, अपितु, ठीक है ना। तो ये आपके योजक संयुक्त वाक्य होते हैं। जिन वाक्यों में आपको दिख जाए और, तथा, व, एवं, बल्कि, अपितु, तो आपका ये योजक संयुक्त वाक्य के अंतर्गत आते हैं ये, ठीक है। उदाहरण देखते हैं, जैसे लड़कियों ने नृत्य सीखा और घर चले गई, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे आप और का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर किसका प्रयोग किया गया है? और का। तो यहाँ पर और आपका योजक संयुक्त वाक्य के अंतर्गत प्रयोग हुआ है इस अव्यय का। दूसरा पढ़ते हैं नियोजक संयुक्त वाक्य। जिन संयुक्त वाक्यों के दो उपवाक्यों के कथनों में विकल्प होता है, या अथवा आ जाता है ना, उन दोनों में से किसी एक की बात हो जाती है तो उससे क्या कहते हैं? विकल्प कहते हैं। जिन संयुक्त वाक्यों के दो उपवाक्यों के कथनों में विकल्प होता है उसे नियोजक संयुक्त वाक्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे नियोजक संयुक्त वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों को स्पष्ट करने के लिए अनेक विकल्प अव्यय जोड़े जाते हैं। कौन कौन से जोड़े जाते हैं? या, अथवा, या यानी या से शुरू होगा, फिर या पे खत्म हो जाएगा। कि नहीं, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, इसका आप लोग ध्यान रखना। या यानी कि या से प्रारंभ हो जाएगा, फिर आगे सेंटेंस होगा, फिर या आ जाएगा विकल्प में। या तो तुम जाओ या मुझे जाने दो, इस प्रकार से बन जाता है ना, ठीक है। तुम जाते हो कि नहीं, चलिए उदाहरण से समझ लेते हैं। तुम जाते हो कि नहीं जाते, तो देखो यहाँ पर कि नहीं के माध्यम से ना, ये कि नहीं हो गया विकल्प का। या तो तुम जाओ या मुझे जाने दो। दूसरा देख लो, या तो तुम चले जाओ या मुझे जाने दो। तो यहाँ पर देख रहे हैं या से प्रारंभ हुआ। तुम दिल्ली जाओगे या मैं, यानी विकल्प है यहाँ पर, दोनों है। या तो तुम जाओगे या मुझे जाओगे, दोनों में से किसी एक को जाना है। तो जहाँ पर विकल्प हो तो वहाँ का आपका नियोजक आपका कौन सा हो जाता है? नियोजक संयुक्त वाक्य होता है। उदाहरण से आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगला है हमारा विरोधक संयुक्त वाक्य। विरोधक संयुक्त वाक्य क्या होता है, इसको हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। ये है आपका विरोधक संयुक्त वाक्य। जब दो उपवाक्य में विरोध का बोध हो, यानी विरोध की बात हो रही हो, तो उससे हम विरोधक संयुक्त वाक्य कहते हैं, जिसमें प्राय मगर आ जाता है, पर आ जाता है, बल्कि आ जाता है, लेकिन, परंतु, किंतु आ जाता है ना। ये यहाँ विरोध की बात होती है, उसने मेहनत तो की किंतु सफलता नहीं मिली, है ना। तो यहाँ विरोध हो गया ना, कि पहले मेहनत तो बहुत की उसने लेकिन सफलता नहीं मिली। तो यहाँ पर दोनों वाक्यों में विरोध का बोध हो रहा है, इसलिए आपका विरोध संयुक्त वाक्य हो जाता है। इस बात का आप लोग ध्यान रखना। और ये अव्यय पर भी विशेष ध्यान देना, ये सभी अव्यय आपके संयुक्त वाक्य में आते हैं, ठीक है। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे भाई खेलने में अच्छा है मगर पढ़ाई में नहीं है, तो ये विरोध तो हो गया भाई, यानी खेलने में तो अच्छा है लेकिन पढ़ाई में नहीं है ये। यानी कि यहाँ पर तो पॉजिटिव बात हो रही है, यहाँ नेगेटिव बात हो रही है पढ़ाई में, तो ये विरोध जैसी स्थिति हो रही है, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए एक और एग्जाम्पल देख लो। मैंने उसे बहुत समझाया पर वह नहीं मानी।
है ना। कोशिश तो बहुत की समझाने की, लेकिन नहीं माने, तो ये विरोध वाली स्थिति हो रही ना, यानी कि आपके समझाने पर भी सामने वाला व्यक्ति नहीं समझा। वह जाने को तैयार था लेकिन मैंने जाने नहीं दिया, तो ये भी विरोध की बात हो रही। भाई सामने वाला जाने के लिए तैयार है, आप क्यों नहीं जाने दे रहे हो, लेकिन नहीं जाने दिया, तो ये विरोध की स्थिति हो गई ना। तो समझ में आ रहा है ना ये आपको। चलिए ओके। अब आ जाता है परिणामवाची संयुक्त वाक्य। परिणाम, जब संयुक्त, है ना, यहाँ समझते हैं, जब संयुक्त वाक्य के दो उपवाक्यों में से एक से कारण और दूसरे से उस कारण से उत्पन्न कार्य अर्थात परिणाम का बोध होता है, तो ऐसे संयुक्त वाक्य को परिणामवाची संयुक्त वाक्य कहते हैं। ठीक है ना, फिर से समझ लो। जब संयुक्त वाक्य के दो उपवाक्य ना, उनमें से एक से कारण, यानी एक उपवाक्य में कारण और दूसरे से उस कारण से उत्पन्न कार्य, यानी पहले उपवाक्य में जो कारण दिया गया होगा उस कारण से जो दूसरे उपवाक्य में कार्य होगा, तो उसका बोध परिणाम, उससे क्या होता है, उसके परिणाम का बोध होता है। यानी कि क्रिया करने पर जो प्रतिक्रिया मिल जाए उसे परिणामवाची संयुक्त वाक्य कहते हैं। यानी एक कार्य से दूसरा कार्य समझ में आ जाए तो वहाँ परिणामवाची हो जाएगा। जैसे भाई बहुत बीमार था, चुप ही बैठा रहा। भाई क्या कारण था, चुप क्यों बैठा रहा था, पता चल रहा है ना, चुप क्यों बैठा रहा, क्योंकि भाई बीमार था। जब बीमार होगा भाई तो चुप तो बैठा ही रहेगा ना, है ना। तो एक उपवाक्य के कारण क्या है, बीमार, उस बीमारी का प्रभाव क्या पड़ा कि वह व्यक्ति चुप बैठा रहा, हो गया ना, तो ये परिणामवाची हो गया। अब देखो अगला, देखो, आज अब बाजार बंद है इसलिए कुछ नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर भी आप समझ रहे होंगे क्या स्थिति हो रही है। स्थिति हो रही है कि भाई बाजार बंद है, पहला कारण ये हो गया बाजार बंद है। जब बाजार बंद होगा तो उसका प्रतिक्रिया में तो यही मिलेगा कि भाई आज बाजार बंद होगा तो कुछ नहीं मिलेगा, पूरी बाजार बंद रहता है ना। तो संयुक्त वाक्य के जिस दो उपवाक्यों में पहले कारण से उत्पन्न दूसरे उपवाक्य में जो परिणाम का बोध होता है उसे परिणामवाची संयुक्त वाक्य कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर संयुक्त वाक्य के हमारे अर्थ के आधार पर जो 4 भेद थे वो कंप्लीट होते हैं। अब आ जाते हैं मिश्र वाक्य। ठीक है छात्रों, ये बात समझने की है, मिश्र वाक्य एक काफ़ी बड़ा टॉपिक है और इसको बड़ी ही अच्छी तरीके से समझना है। इसलिए मैं आपके लिए मिश्र वाक्य का शेष भाग अगले वीडियो में लेकर आने वाला हूँ। उस वीडियो को आप ध्यान से समझना, क्योंकि अभी तो मैं इस वीडियो में सिर्फ मिश्र वाक्य की परिभाषा और उदाहरण आपको समझाऊंगा, लेकिन जो उपवाक्य हैं और उपवाक्य के भेद हैं उसको स्पेशली उपवाक्य के नाम से मैं एक वीडियो लेकर आने वाला हूं, जिसमें उपवाक्य किसे कहते हैं और उपवाक्य के कितने भेद होते हैं, फिर भेद के भेद कितने होते हैं, उन सब की संपूर्ण जानकारी आपको, आपके पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे यदि आप वो वीडियो देख लेंगे। निश्चित ही बहुत ही शीघ्र मैं वह वीडियो लेकर आने वाला हूं। तो अभी यहाँ पर समझते हैं मिश्र वाक्य किसे कहते हैं। जिन वाक्यों में एक से अधिक सरल वाक्य इस प्रकार से जुड़े हों कि उनमें एक मुख्य या प्रधान उपवाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हों, तो उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। यहाँ पर देखिए संयुक्त में 2 स्वतंत्र उपवाक्य थे, है ना, लेकिन वे किसी पर निर्भर नहीं थे, कोई प्रधान नहीं था, कोई आश्रित नहीं था। लेकिन मिश्र वाक्य में क्या है कि उपवाक्य तो है लेकिन उनमें से कोई एक प्रधान है और कोई आश्रित है, यानी प्रधान उपवाक्य पर जो उपवाक्य आश्रित होगा निर्भर, वह आश्रित उपवाक्य होगा। तो उसकी विस्तार से चर्चा आपको अगले वीडियो में करेंगे, इसके बारे में समझाएंगे। उदाहरण से समझ लेते हैं। पिताजी ने लिखा कि वे कल सुबह की गाड़ी से आ गए। ठीक है, तो यहाँ पर जो अंडरलाइन शब्द है आपका ये प्रधान उपवाक्य मुख्य उपवाक्य है, और शेष आपका जो रह जाता है उपवाक्य वह आपका आश्रित उपवाक्य कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पर समझ लेते हैं उदाहरण से। पिताजी ने लिखा, तो ये आपका प्रधान उपवाक्य हो गया, और बकाया की के बाद जो रह जाता है वो आपका, ठीक है, ये कल सुबह की गाड़ी से आ रहे हैं, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक बार और समझ लें। मैंने एक घड़ी खरीदी, तो ये आपका हो जाएगा मैंने एक घड़ी खरीदी।
ये प्रधान उपवाक जो बैटरी से चलती है, ये आपका आश्रित उपवाक हो जाएगा। ठीक है छात्रों, तो यहाँ पर छात्रों हमारी क्लास कंप्लीट होती है। ठीक है, जिसके अंतर्गत मैंने आज आपको अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, जो 3 प्रकार के भेद थे, सरल, संयुक्त और मिश्र, उस पर चर्चा की है। अगला वीडियो शीघ्र ही आने वाला है, जिसमें मैं आपको उपवाक्य और उपवाक्य के भेद और भेद के सब भेद, उन पर विस्तार से आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा, तो आपको उपवाक्य से संबंधित किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। छात्रों, यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करिए। और जो छात्र पहली बार हमारे इस क्लास से जुड़ रहे हैं, इस यूट्यूब चैनल पर आए हैं, वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन के माध्यम से ही आप तक सूचनाएं और वीडियो सही समय पर पहुंचेगी। तो छात्रों, एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने महत्वपूर्ण समय हमारे इस यूट्यूब चैनल को दिया। आपका सहयोग ही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहेगा। धन्यवाद छात्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।